हेलो फ्रेंड्स, आपका लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी के अगले अध्याय देखेंगे। इसमें जानेंगे हम लोग भारत के वन्य जीव तथा उससे संबंधित जो भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए आज हम लोग देखते हैं भारत में वन्य जीव, आखिर उससे रिलेटेड क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो इसको जानने से पहले कि भारत में किस किस जगह वन्य जीव, कुछ चीज़ों को हम लोग समझेंगे। देखा जाए कि जीवमंडल, आखिर जीवमंडल क्या होता है, जैव विविधता क्या होता है। तो देखा जाए जैव विविधता क्या है, किसी भी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले जीव जंतु एवं पादपों की बहुलता को ही जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी कहते हैं। तो यह जो बायोडायवर्सिटी है यह जीवमंडल के अंतर्गत ही बायोडायवर्सिटी आता है। जीवमंडल क्या है, तो जीवमंडल हो गया जहाँ पर मानव, पौधे, पशु, पक्षी एवं अन्य जीवित जीव जीने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, वही जैवमंडल कहलाता है। तो यही जैवमंडल है जो क्या किया गया है, उसको आरक्षित किया गया है, उसको बचाया गया है ताकि क्या हो सके, जो विलुप्त हो रहे हैं प्राणी हैं उसको संरक्षण किया जा सके। तो संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को बचाए रखने के लिए जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई है, की व्यवस्था की गई है। तो आखिर में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र क्यों स्थापना की गई, तो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का क्या मुख्य उद्देश्य होता है, तो उसी को हम लोग देखेंगे। देखा जाए जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य है कि जैविक विविधता एवं पारिस्थितिकी तंत्र को दीर्घकालिक संरक्षण प्रदान करना, जैव संसाधन का उचित प्रबंधन, शिक्षा, जागरूकता एवं प्रशिक्षण व शोध कार्य के लिए प्रोत्साहित करना। तो जो जैव आरक्षित यानी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र का जो मुख्य उद्देश्य है क्या क्या, पहला हम लोगों ने देखा कि इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी तंत्र को लंबे समय तक यानी दीर्घकालिक संरक्षण प्रदान करना। उसके बाद जैव संसाधन का उचित प्रबंधन, शिक्षा, जागरूकता एवं क्या करना एवं प्रशिक्षण व शोध कार्य के लिए प्रोत्साहित करना। तो देखा जाए सबसे पहले क्या है कि 1971 में, तो ध्यान रखेंगे 1971 में यूनेस्को के सहयोग से क्या किया गया, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की योजना बनाई गई। तब भारत में 1986 में पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र की व्यवस्था की जाती है। वह कौन सा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र होता है, वह होता है नीलगिरी। तो ध्यान में रखेंगे कि यूनेस्को द्वारा सर्वप्रथम 1971 में क्या किया गया, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की योजना बनाई गई। फिर 1986 में भारत में पहला क्या किया गया, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी को बनाया गया। उसके बाद क्या है कि जो जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है उसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। तो जो जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट जो होता है वह कोर एरिया, केंद्रीय कोर, दूसरा बफर कोर और संक्रमण कोर। क्या होता है इस चीज़ों को समझेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा, 2 चीज़ देखा कि 1971 में यूनेस्को के सहयोग से जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की योजना बनाई गई। भारत में पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी बना। और जैवमंडल जो आरक्षित क्षेत्र होता है उसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग क्या कहलाता है, वह कोर एरिया होता है। इस तरह से होता है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। जो कोर एरिया होता है जिसको हम लोग केंद्रीय क्षेत्र कहते हैं, यह जो खंड होता है जैव विविधता के संरक्षण के लिए बनाया जाता है, केंद्रीय कोर। इसमें मुख्यतः विनाश रहित अनुसंधान कार्य, कम हानिकारक क्रियाओं जैसे पर्यावरण, शिक्षा संबंधी आदि क्रियाएं यहाँ पर किया जाता है। और बफर क्षेत्र क्या होता है, तो बफर क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो केंद्रीय क्षेत्र यानी कोर एरिया को चारों तरफ से घेरे हुए रहता है, वही बफर क्षेत्र होता है। इस बफर क्षेत्र के अंतर्गत में क्या होता है, इस बफर क्षेत्र के अंतर्गत में कुछ सहायक क्रियाएं जैसे पर्यावरण, शोध, मनोरंजन, मूल एवं प्रायोगिक क्या शोध कार्य किया जाता है। तो इसमें हल्का सा छूट मिलता है, लेकिन कोर एरिया में बिल्कुल उसमें क्या कहता है, विनाश रहित अनुसंधान कार्य किया जाता है, कम हानिकारक क्रियाएं जिसमें पर्यावरण, पारितंत्र, पर्यावरण
पर शोध एवं शिक्षा संबंधी कार्य किया जाता है। लेकिन बफर एरिया में क्या होता है, बफर एरिया में जो होता है इसमें कुछ सहायक क्रियाएं जैसे क्या हो गया, पर्यावरण शिक्षा हो गया, मनोरंजन हो गया, मूल एवं प्रायोगिक शोध कार्य हो गया, ये सभी किया जाता है। उसके बाद जो संक्रमण ट्रांजिशन एरिया होता है, यह बफर क्षेत्र, ये जो बफर क्षेत्र आप देख रहे हैं सेकेंड लाइन, इस बफर क्षेत्र के बाहर के जो चारों तरफ से घेरे हुए रहता है, यानी जो संक्रमण क्षेत्र होता है, यह जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे बाहरी भाग जो बफर क्षेत्र को चारों तरफ से घेरा हुआ रहता है, वह ट्रांजिशन या संक्रमण क्षेत्र कहलाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसमें मानव गतिविधियों को अनुमति दिया जाता है। यानी कहने का मतलब जो क्या है, आरक्षित प्रबंधन और स्थानीय मानव गतिविधि के मध्य सामंजस्य स्थापित किया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, कोर क्षेत्र देखा, बफर क्षेत्र देखा, संक्रमण क्षेत्र होता है। तो इस तरह से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया। उसके बाद क्या किया गया कि जैव मंडल यानी जैव मंडल जैव विविधता के संरक्षण के लिए क्या किया गया है, वर्ष 1972 में वन्य जीव अधिनियम को पारित किया गया। यह वन्य जीव अधिनियम लाया गया। यह वन्य जीव अधिनियम के तहत क्या किया गया कि जो संकटग्रस्त पशु पक्षी हैं उनका सूची तैयार किया गया, उनको संरक्षण की बात की गई। तो इसी वर्ष 1972 जो वन्य जीव अधिनियम के तहत क्या किया गया, राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य की भी स्थापना की गई, जिससे क्या हो सके, जिसके तहत लुप्त प्राय हो रहे वन्य जीव तथा पादपों का संरक्षण किया जा सके। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि क्या होता है वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। तो वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होता है, वन्य जीव अभ्यारण्य का जो गठन है, इसके अंतर्गत यानी जो गठन का जो उद्देश्य है, इसमें एक प्रजाति अथवा किसी विशिष्ट प्रजाति के संरक्षण किया जाता है। किसमें, वन्य जीव अभ्यारण्य में। लेकिन इसके भी ठीक विपरीत राष्ट्रीय उद्यान में क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यान में होता है कि इसका गठन जो है किसी विशेष शरण स्थली के संरक्षण के लिए किया जाता है। अर्थात जो राष्ट्रीय उद्यान होता है, यह जो संरक्षण होता है, इसके जो संरक्षण होते हैं वह क्या होते हैं, यानी इसके अंतर्गत इस विशेष क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी जीवों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। यह हुआ राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या देखा हम लोग, जिसमें हम लोगों ने देखा किसी प्रजाति, किसी एक प्रजाति या किसी विशिष्ट प्रजाति के संरक्षण के लिए इसका गठन किया गया। इसके अंतर्गत मुख्यतः क्या आ गया, कीट हो गया, सरीसृप हो गया, ये सभी वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत में आते हैं। और वही राष्ट्रीय उद्यान ठीक इसके विपरीत, इसमें इसका गठन किस लिए किया गया, इसके गठन में मुख्यतः अर्थात इसके अंतर्गत एक विशेष शरण क्षेत्र में रहने वाले सभी जीव आते हैं। किसमें, वह राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य में। तो ये बारीकी से अंतर है, तो ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि किस तरह से जैव विविधता के संरक्षण के लिए वर्ष 1972 में वन्य जीव अधिनियम के तहत क्या किया गया, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई, जिसे हम लोगों ने देखा राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य क्या था। उसके बाद क्या हुआ, जो वन्य जीव अधिनियम 1972 के अंतर्गत मुख्यतः जो है पशु पक्षी एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए क्या किया गया, कुछ परिवर्तन किए गए। यानी कुछ जो राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसकी स्थापना के लिए कुछ नियम और कानून बनाए गए, ताकि क्या किया जा सके, विलुप्त हो रहे प्राणियों का रक्षा किया जा सके। तो इसी के तहत टाइगर प्रोजेक्ट, वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया, जिसे हम लोग अभी देखेंगे। तो क्या गया, इस वर्ष अधिनियम वन्य जीव जो अधिनियम 1972 था, इसमें क्या किया गया, इसमें पुनः संशोधन कर 2002 में इसके नियम कानून को कठोर बनाया गया। तो अब हम लोग समझेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत में कौन कौन से आते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत में कि राष्ट्रीय उद्यान में क्या होते हैं, इसमें सरकार द्वारा पूर्णतः नियंत्रित होता है। यह जो राष्ट्रीय उद्यान होता है, यह सरकार द्वारा पूर्णतः नियंत्रित होता है, जबकि जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, यह निजी कार्य की अनुमति के लिए होता है, यानी इसमें निजी कार्य करने की अनुमति होता है। दूसरा अंतर क्या है कि किसी विशिष्ट पशु जैसे बाघ, हाथी, गैंडा हेतु निर्मित होता है। यह जो राष्ट्रीय उद्यान होता है, किसी विशिष्ट पशु, जैसे अभी
हम लोग डिफिनेशन के थ्रू हम लोग समझे थे कि इसमें किसी विशेष शरणस्थली के संरक्षण के लिए किया जाता है, जिसमें किसी विशेष क्षेत्र में आने वाले उसमें सभी प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है, तो एक शरण स्थल तैयार किया जाता है। तो इसमें मुख्यतः हम लोगों ने देखा विशिष्ट पशु जैसे गाय, हाथी, गैंडा, बाघ इत्यादि को रखा जाता है। और इसमें देखा जाए जीवों की प्रजातियों पर आधारित विविधता का संरक्षण किया जाता है, जैसे पशु, पक्षी, कीट, सरीसृप, तो जो प्रजाति का जो पर आधारित विविधता है उस पर हो जाता है। तो डिफिनेशन से भी हम लोगों ने देखा था कि वन्य जीव अभयारण्य क्या है, किसी एक प्रजाति या किसी विशिष्ट प्रजाति के संरक्षण के लिए इसकी क्या की गई है, गठन किया गया, स्थापना किया गया। तो इसमें मुख्यतः हम लोगों ने देखा कि क्या होता है प्रजाति आधारित विविधता का संरक्षण के लिए। और राष्ट्रीय उद्यान में तीसरा हम लोगों ने देखा सभी मानवीय गतिविधि पर रोक होता है। जो राष्ट्रीय उद्यान है इसके अंतर्गत सभी प्रकार के जो मानवीय गतिविधि होता है यह रोक होता है। लेकिन वन्य जीव अभयारण्य में क्या होता है, वाणिज्य गतिविधियों की अनुमति दिया जाता है। और तीसरा है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो इस तरह से ये तीनों में अंतर देखेंगे तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर देखा था राष्ट्रीय उद्यान में कि सरकारी द्वारा पूर्णतः नियंत्रित किया जाता है सरकार द्वारा, लेकिन वन्य जीव अभयारण्य द्वारा इसका पर निजी कार्य का अनुमति होता है। लेकिन जैव मंडल जो आरक्षित क्षेत्र है सरकार के नियंत्रण होता है, परंतु बाहरी क्षेत्र में निजी एवं कार्य किया जा सकता है। तो जैव मंडल जो आरक्षित क्षेत्र है उसे हम लोगों ने क्या देखा कि इसको मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया गया। तो जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र तो सरकार के नियंत्रण में होता ही होता है, लेकिन उसके जो बाहरी क्षेत्र होते उसमें मानव गतिविधियों को छूट दी जाती है। उसके बाद इसमें क्या होता है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में संपूर्ण स्थानिक पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण होता है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या था, इसमें संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र की संरक्षण की बात की गई थी, क्योंकि इसमें क्या किया गया था, यह एक बड़े क्षेत्र लिया गया था जिसमें जैव विविधता के भी संरक्षण की बात की गई थी, तथा उसके बाद जो आने वाले प्राणी थे जो उस पर निर्भर थे उसकी बात की गई थी। तो यह संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण की बात करती है कौन, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो बफर क्षेत्र में वाणिज्य गतिविधि परंतु कोर जोन में नहीं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है जिसमें बफर क्षेत्र में क्या किया गया था, वाणिज्य गतिविधि को दिया गया था, लेकिन कोर क्षेत्र में बिल्कुल निषेध था। हम आपको बता दें कि क्या हो गया था कि वर्ष 1981 में जो 1986 में पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यहाँ बनाया गया, तो उसी के बाद जब क्या हो गया, यूनेस्को के सहयोग से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की योजना बनाई गई थी, तो पूरे भारत में 122 देशों में 686 बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की गई, जिसमें 11 भारत में है। 11 बायोस्फीयर रिजर्व भारत में शामिल है। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा कि जैव मंडल क्या होता है, जैव विविधता क्या होता है, तथा उसके अंतर्गत जो जैव विविधता के संरक्षण के लिए क्या किया गया, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की व्यवस्था की गई। तो उसे हम लोगों ने देखा कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता। मुख्य उद्देश्य में हम लोगों ने क्या देखा, जो आरक्षित करने का होता है उसमें होता है कि जैव संसाधन तथा पारिस्थितिकी तंत्र को दीर्घकालिक संरक्षण प्रदान करना तथा जैव संसाधन का उचित प्रबंधन, शिक्षा, जागरूकता एवं प्रशिक्षण एवं शोध कार्य के लिए प्रोत्साहित करना, यह होता है मुख्य उद्देश्य जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का। तो उसी पर जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के संरक्षण सबसे पहले क्या किया गया, यूनेस्को के सहयोग से 1971 ईस्वी में इसे लाया गया। फिर हम लोगों ने देखा कि 1986 ईस्वी में क्या किया, भारत में सबसे पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी को स्थापना किया गया। अभी तक पूरे भारत की, पूरे विश्व की बात की जाए तो 122 देशों में 686 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें भारत में 11 बायोस्फीयर रिजर्व है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि इसके अधिनियम यानी जैव विविधता के संरक्षण के लिए वर्ष 1972 में एक वन्य जीव अधिनियम संरक्षण लाया गया। इसी वन्य जीव अधिनियम संरक्षण के तहत क्या किया गया, राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना की गई। तो हम लोगों ने देखा कि वन्य जीव अभयारण्य में क्या होता है, इसमें हम लोगों ने देखा कि एक प्रजाति क्या देखा, एक प्रजाति या किसी विशिष्ट प्रजाति के संरक्षण के लिए वन्य जीव अधिनियम की स्थापना की गई। ठीक इसके विपरीत जो राष्ट्रीय उद्यान था उसमें हम लोगों ने देखा कि इसके अंतर्गत एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले सभी जीवों की संरक्षण की बात की गई राष्ट्रीय उद्यान के तहत में। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि जो क्या क्या वन्य जीव अभयारण्य जो 1972 ईस्वी में लाया गया, इसमें क्या क्या गया, वन्य जीव पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए क्या क्या गया, इसमें नियम कानून कठोर बनाया गया। जो राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य की जो स्थापना की गई थी वन्य जीव अभयारण्य 1972 के तहत में, इसमें क्या किया गया, इसमें
नियम कानून बनाए गए ताकि क्या हो रहे, जो लुप्त हो रहे प्राणी है उनका संरक्षण किया जा सके। तो 2002 में पुनः संशोधन कर वन्य जीव अधिनियम 1972 को क्या किया गया, नियम कानून को और कठोर बनाया गया। तो इसी के तहत, इसी वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत क्या किया गया, एक टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया। तो आइए हम लोग कुछ देखते हैं। टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया, तो यह जो टाइगर प्रोजेक्ट है, इसी अधिनियम के तहत टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया जिसमें विलुप्त हो रहे बाघों के संरक्षण की बात की गई तथा संरक्षण किया गया। तो इसी में से जो है बंगाल टाइगर, जिसमें संरक्षण की बात की गई, तो सबसे पहला अधिनियम इसी के तहत क्या हो गया, 1971 ईस्वी में क्या हो गया, बाघों की 71 नहीं मतलब 72 कहिए, 1972 में बाघों की जनगणना होती है और इसमें क्या हो रहा, जिसमें पता चलता है कि बहुत सारी जातियां विलुप्त हो रही है। तब क्या किया जाता है, इस जनगणना के बाद 1973 ईस्वी में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण अधिनियम 1973 ईस्वी में बनाया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे। तो उसमें क्या होता है, अभी तक बात की जाए, जो इसमें क्या किया गया, 18 राज्यों में अभी तक 50 क्या हैं, बाघ संरक्षण प्राधिकरण हैं। तो ध्यान में रखेंगे। तो सबसे अगर बात की जाए तो सबसे पहला जो बाघ परियोजना शुरुआत किया गया था वह कहाँ किया गया था, वह शायद 1 मई 1973 को जिम कॉर्बेट में सबसे पहला बाघ। तो देखा जाए सबसे पहला बाघ संरक्षण जो कहाँ बनाया गया था, वह बनाया गया था जिम कॉर्बेट। यही जिम कॉर्बेट है जो सबसे पहला बाघ संरक्षण केंद्र बनाया गया था। जिम कॉर्बेट कब, 1936 में सबसे पहला बनाया गया था। जो पहले क्या होता था, यह हैली के नाम से जाना जाता था, हैली नेशनल पार्क, जो बाद में परिवर्तन कर जिम कॉर्बेट के नाम से जाना गया। तो ध्यान में रखेंगे, सबसे पहला जो बाघ संरक्षण केंद्र जिम कॉर्बेट को बनाया गया कब, 1936 ईस्वी में, जो पहले हैली के नाम से था, उसके बाद में जिम कॉर्बेट बनाया गया। उसके बाद बात की जाए कि सबसे अधिक जो बाघ संरक्षण केंद्र है वह कहाँ है, तो यह जो सबसे अधिक बाघ संरक्षण जो केंद्र है वह कहाँ है, वह आंध्र प्रदेश के नल्लामलाई जो श्रेणी है उसी में नागार्जुन सागर के पास में सबसे अत्यधिक है। तो वह जो सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण जो केंद्र है वह नागार्जुन सागर में स्थित यह सबसे बड़े क्षेत्र में यह क्या है, बाघ संरक्षण परियोजना बनाया गया। तो आपको ध्यान में होगा कि नल्लामलाई जब हम लोग क्या पढ़े थे, पूर्वी तट पढ़े थे, तो उसमें हम लोगों ने देखा था, तो जो पूर्वी तट है वह पहाड़ियों तथा नदियों के कटे छटे से बना हुआ है, जिसमें हम लोग उड़ीसा में महेंद्रगिरी देखा था, उसके बाद तमिलनाडु में क्या देखा था, नल्लामलाई, पालकोंडा, आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई, पालकोंडा, ये सभी पहाड़ियां हम लोगों ने देखा था। उसी में से नल्लामलाई श्रेणी में नागार्जुन सागर में सबसे बड़ा क्या, सबसे बृहद क्षेत्र में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला बड़ा बाघ परियोजना बनाया गया था यहाँ। उसके बाद बात की जाए कि सबसे अत्यधिक टाइगर कहाँ है, तो वह एमपी में है। तो एमपी को क्या कहा जाता है, टाइगर स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। तो ध्यान में रखेंगे, एमपी को क्या होता है, टाइगर स्टेट के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि पूरे भारत का 1/3 जो है इसी में निवास करता है बाघ। और सबसे अगर बात की जाए तो सबसे बड़े क्षेत्रफल में और सबसे कम क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कहाँ पर है, तो वह पेंच में है। ये देखिए, ये जो पेंच है यह सबसे छोटा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण परियोजना है, जो कहाँ है, एमपी में, महाराष्ट्र में भी है, बॉर्डर पर ही है ये महाराष्ट्र और एमपी का। तो पेंच में है सबसे छोटा, और सबसे अत्यधिक ऊंचाई पर तो ये नामदफा बर्मा है, सबसे अत्यधिक ऊंचाई पर बाघ संरक्षण परियोजना यहाँ पर है। तो ध्यान में रखेंगे क्या क्या हम लोगों ने देखा, इसमें से हम लोगों ने बाघ परियोजना से 3 देखा। सबसे ज़्यादा बाघ एमपी में, पूरे भारत का 1/3 हिस्सा। सबसे पहला जो बाघ परियोजना के अंतर्गत जो क्या किया गया, जिम कॉर्बेट को बनाया गया 1936 में, जो पहले हैली के नाम से आना जाता था, फिर जिम कॉर्बेट हुआ। उसके बाद सबसे अत्यधिक, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में जो बाघों का है, बाघ संरक्षण परियोजना है, वह कहाँ है, नल्लामलाई पर्वत श्रेणी के नागार्जुन सागर में है। और उसके बाद सबसे कम क्षेत्रफल वाले पेंच में, सबसे अत्यधिक ऊंचाई में नामदफा बर्मा। तो इस तरह से हम लोगों ने बाघ से, टाइगर से रिलेटेड देख लिया। उसके बाद क्या है, एक और है जो राष्ट्रीय बाघ परियोजना, ये जो है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण जो प्राधिकरण है वह 1973 ईस्वी में बनाया गया था। क्यों बनाया गया था, तो देखिए जब यह बनाया गया था तो उसमें एक व्यक्ति का नाम आया था, कैलाश सांखल। यह कैलाश सांखल कौन थे, जो कैलाश सांखल थे, यह
इनको टाइगर मैन के रूप में भी जाना जाता है। ये कैलाश सागर हरियाणा के निवासी थे। इनको 1992 ईस्वी में क्या हुआ था, इनको पद्म श्री दिया गया था। तो ध्यान रखेंगे, इनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। इसीलिए सम्मानित किया गया था क्योंकि इन्होंने टाइगर यानी बाघ के क्षेत्र में बहुत काम किए थे। जब क्या होता 1973 ईस्वी में बाघ संरक्षण प्राधिकरण की शुरुआत होता है, का गठन होता है, तो उस जो टाइगर प्रोजेक्ट का नेतृत्व यही कैलाश सांखल ही करते हैं। तो ध्यान में रखेंगे, कैलाश सांखल को टाइगर मैन के रूप में जाना जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय बाघ परियोजना के बाद हाथी संरक्षण परियोजना। हाथी संरक्षण परियोजना यह 1992 ईस्वी में यह लाया गया। यानी यह जो है हाथी संरक्षण परियोजना कहाँ से स्टार्ट किया गया था, यह गजमते एक महोत्सव के रूप में इसको स्टार्ट कर 1992 में, क्योंकि इसकी भी क्या हो रही थी, जातियों को विलुप्त किया जा रहा था। तो यही इसका जो स्टार्ट हुआ था झारखंड के सिंहगढ़ भूमि से। तो ध्यान में रखेंगे, झारखंड के सिंहगढ़ से क्या हुआ था, इसका स्टार्ट किया गया था। संरक्षण की बात इसमें की गई थी। वही गजमते करके एक महोत्सव भी मनाया गया था जिसमें हाथियों के संरक्षण की बात की गई थी। तो आपको यह भी बता दें, जो क्या है, इस हाथी के संरक्षण के लिए क्या किया गया था, एक एशिया का तीसरा एलिफेंट विलेज कहाँ बनाया गया है, वह एशिया का तीसरा एलिफेंट विलेज वह जयपुर में बनाया गया है। 2 अन्य कहाँ एलिफेंट विलेज, एक शायद श्रीलंका में है और एक थाईलैंड में है। सही है। तो तीसरा है जो कहाँ बनाया गया है, एलिफेंट विलेज, वह जयपुर में बनाया गया है। यह लगभग बनाया गया 2003 में बनाया गया है, 2003 या 13, एक बार आप लोग देख लेंगे, एलिफेंट विलेज। उसके बाद क्या है कि जो मतलब विश्व का आकर्षण खींचने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए भारत क्या है, विभिन्न तरह के क्या करता है, परियोजना चलाता है। जैसे बीच में क्या कहलाता था, एलिफेंट 50-50 फोरम योजना का नई दिल्ली में भी क्या था, शुरुआत किया था। तो ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है मगरमच्छ संरक्षण परियोजना। यह मगरमच्छ संरक्षण परियोजना खासकर है, यह 1974 ईस्वी में लाया गया था। मगरमच्छ यह क्या है, मुख्यतः जो मैंग्रोव क्षेत्र हैं जहां पर खारे पानी, वहां पर मगरमच्छों की संख्या सबसे अत्यधिक देखी गई। तो मगरमच्छों की बात की जाए तो यह जो है, इसका जो सबसे ज़्यादा मगरमच्छ हुआ आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश क्षेत्र में मगरमच्छों की संख्या सबसे अत्यधिक है। और क्या किया गया, इसके प्रजनन एवं प्रशिक्षण के लिए एक क्या किया गया है, हैदराबाद में इसका प्रजनन एवं प्रशिक्षण केंद्र भी मगरमच्छ का स्थापित किया गया है। तो ध्यान में रखेंगे, मगरमच्छ संरक्षण परियोजना वह 1974 में लाया गया। हाथी संरक्षण परियोजना 1992 में। फिर एक गिद्ध संरक्षण परियोजना। देखिए क्या हो गया कि एशिया में गिद्धों की देखते देखते विलुप्त के कगार पर पहुंच गया। इसका कारण देखा गया कि जो गिद्ध का जो मरने का कारण है, उसमें पशु में एक डाइक्लोफेनॉक करके एक ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। खासकर इसका लोग जब दूध निकालते हैं तो उसके उसी रूप में उसको के लिए डाइक्लोफेनॉक का उपयोग करते हैं। तो इसका जो कारण देखा गया कि गिद्धों का विलुप्त होने का कारण वही डाइक्लोफेनॉक का यूज होना, क्योंकि जब उसमें पशु में दिया था, पशु जब मरते हैं तो उसको गिद्धवाज खाते हैं, उसी के कारण उनका विलुप्त हो गया। तो भारत सरकार क्या कर दिया, उस डाइक्लोफेनॉक को प्रतिबंध लगा दिया। क्यों, ताकि क्या क्या सके, गिद्धों का संरक्षण किया सके। तो उसी को गिद्ध संरक्षण के लिए 2006 में गिद्ध संरक्षण परियोजना का स्टार्ट किया गया। तो ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है कछुआ संरक्षण। गिद्धों को लेकर हरियाणा में इसको लेकर सबसे पहला क्या किया गया, एक आवास भी बनाया गया गिद्ध के संरक्षण के लिए। उसके बाद कछुआ संरक्षण अधिनियम 1975 ईस्वी में लाया गया। देखिए कछुआ संरक्षण अधिनियम, कछुआ एक क्या है, विशिष्ट प्रजाति है जो देखा गया कि जो उड़ीसा के तट पर, खासकर भीतरकनिका वाले तट पर, जो दक्षिण अमेरिका से शीत ऋतु में क्या होते हैं, यहाँ पर चले आते हैं कछुआ, जो ओलिव रिडले के नाम से जाना जाता है। इस ओलिव रिडले को विलुप्त के कगार पर रखा गया। कारण देखा गया कि जो ओलिव रिडले, इसका प्रयोग मुख्यतः औषधि के रूप में भी किया जाता है, इसलिए इसका जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका तस्करी हो रहा। इसी तस्करी को रोकने के लिए, क्योंकि इस तस्करी के कारण यह विलुप्त के कगार पर पहुंच गया था, तो इसके लिए क्या हो गया, यूनेस्को के सहयोग से भारत में क्या किया गया, एक इसका संरक्षण केंद्र बनाया गया था। यही संरक्षण केंद्र भीतरकनिका में बनाया गया। यानी मुख्यतः भीतरकनिका है कि और जगह भी आता है, लेकिन मुख्यतः ज़्यादातर यहीं पे देखा गया था ओलिव रिडले कछुआ का। तो यही सागरमाथा भीतरकनिका में स्थित सागरमाथा, जो 3 किलोमीटर लंबा और 250 मीटर चौड़ा पट्टी वाले क्षेत्र में ओलिव रिडले का क्या है,
स्थान है, तो उसको संरक्षित किया गया। उसके बाद आगे देहरादून में भी इसके प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया, तो वह भी ध्यान में रखेंगे, शायद वह 1999 में बनाया गया। तो यही भीतर कनिका में सागरमाथा में क्या ओलिव रिडले का शरण स्थल है। तो कछुआ के लिए क्या कहेगा, कछुआ संरक्षण परियोजना का स्टार्ट 1975 ईस्वी में किया गया। खासकर ओलिव रिडले जो दक्षिण अमेरिका के प्रजाति है, वह शीत ऋतु में क्या होती है, यह उड़ीसा के तट पर आ जाती है। गंगा नदी डॉल्फिन 2009, तो यह जो गंगा नदी डॉल्फिन परियोजना संरक्षण परियोजना यह 2009 में स्थापित किया गया। क्योंकि यह जो गंगा नदी डॉल्फिन है, इसको क्या किया गया, यह मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, भागलपुर जिले के सुल्तानपुर से कहलगांव तक। तो ध्यान में रखेंगे, भागलपुर जिले के सुल्तानपुर से कहलगांव तक का क्षेत्र है जो गंगा नदी डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है। इसको 3 मई 2013 को क्या किया गया था, ह्यूमन पर्सन ऑफ द नॉन ह्यूमन, यानी जो गंगा नदी डॉल्फिन को है 2013 में केंद्र सरकार द्वारा नॉन ह्यूमन पर्सन का दर्जा दिया गया। और उसी के बाद इसको क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय जीव भी घोषित कर दिया। यह जो है नॉन पर्सन ऑफ ह्यूमन का जो दर्जा देने वाला, यह विश्व में भारत चौथा ऐसा देश है जो डॉल्फिन को नॉन ह्यूमन पर्सन का दर्जा दिया। तो ध्यान में रखेंगे, भारत चौथा देश है जो नॉन ह्यूमन पर्सन का दर्जा दिया। बाकी 3 अन्य देश, हंगरी हो गया, चिली हो गया, कोस्टारिका, ये 3 अन्य देश हैं जो क्या हैं, नॉन ह्यूमन पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में इसको दर्जा दिए हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे देखा कि विभिन्न परियोजना जो जैव विविधता के संरक्षण के लिए चलाया गया, उस परियोजना को हम लोगों ने देखा। उसके बाद एक है सलीम अली, जिनको वर्डमैन के भी नाम से जाना जाता है। इन्होंने पक्षी के बचाव के क्षेत्र में, पक्षी संरक्षण के क्षेत्र में बहुत अत्यधिक काम किए, इसलिए सलीम अली का और कैलाश सांखल दोनों ध्यान में रखेंगे, काफ़ी चर्चित लोग हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ विशिष्ट राष्ट्रीय उद्यान जो क्या होते हैं, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, आपको आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम जानबूझकर स्टेट का नाम इंगित नहीं किए, क्योंकि इसके पहले भी जो क्लास हुई इसमें चर्चा हुई। तो आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए। ये हुआ केरल हो गया, इसके बगल में तमिलनाडु। तो केरल में क्या है, पेरियार और शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। और मन्नार की, तमिलनाडु की बात की जाए तो मन्नार की घाटी इंदिरा गांधी जो अन्नामलाई के क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, इसके तमिलनाडु के ऊपर जाइए तो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन और पालकोंडा है। ठीक, उसके ऊपर क्या किए, उड़ीसा में जाते हैं तो भीतरकनिका, चिल्का, सिमलीपाल और सतकोसिया, ये यहाँ पे वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान है। फिर इसके ऊपर पश्चिम बंगाल में जाए तो सुंदरबन और बुक्सा, क्योंकि सुंदरबन काफ़ी प्रसिद्ध है। यह चर्चा है एशिया वन के टाइगर के, बंगाल टाइगर के लिए भी यह प्रसिद्ध है, यहाँ पर इसको संरक्षित रखा जाता है। उसके बाद देखिए, जब टाइगर की बात हुई तो एक सफ़ेद टाइगर करके है जिसका संरक्षण स्थल एमपी में है, वह भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद पश्चिम बंगाल के ऊपर जाए, बिहार में वाल्मीकि है। उसके बाद झारखंड में बेतला है, तो ध्यान में रखेंगे। उसके बाद सिक्किम में कंचनजंगा है। उसके बाद पूर्वी क्षेत्रों को बाद में देखेंगे। इधर आ जाइए, फिर यूपी की बात की जाए तो यूपी में दुधवा, चंद्रप्रभा, पीलीभीत। यूपी में क्या हो गया, दुधवा, चंद्रप्रभा, पीलीभीत। उसके बाद ठीक यूपी के ऊपर जाइए तो क्या हो गया, यह उत्तराखंड हो गया। उत्तराखंड में अभी हम लोग बात किए कि जिम कॉर्बेट, जो पहले हैली के नाम से जाना जाता था, 1936 ईस्वी में बाघ के लिए सबसे पहला बाघ संरक्षण प्राधिकरण यहीं पर स्थापित किया गया था, जिम कॉर्बेट में। और उसके बाद एक और क्या किए थे, चर्चा किए थे कि जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल से सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य जो संरक्षण क्षेत्र हुआ यही है, कहाँ, नल्लामलाई के श्रेणी के नागार्जुन सागर में। जिम कॉर्बेट सबसे पहला नंदा देवी राजा जी, तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नंदा देवी राजा जी। ठीक उसके बगल में इसके ऊपर आ जाइए, हिमाचल प्रदेश में खीरगंगा और पीन घाटी। जम्मू कश्मीर में सलीम अली, दाचीग्राम, हेमिस और किचवार। आपको बता दें जो हेमिस है, यह जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान यही है, हेमिस, जो कहाँ है, जम्मू कश्मीर के लेह में हेमिस है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो वह कहाँ है, वह अंडमान निकोबार के साउथ बटन में है, 0.03 किलोमीटर का है। सबसे बड़ा, सबसे छोटा। उसके बाद बात की जाए, इसके नीचे आ जाइए, जम्मू कश्मीर के नीचे एक हरियाणा में सुल्तानपुर हो गया, पंजाब में कोई नहीं है, वो इंपॉर्टेंट नहीं याद करना। फिर आ जाइए कहाँ, राजस्थान में हो गया, घाना हो गया, रणथंभौर हो गया, सिरस्का हो गया। ये इंपॉर्टेंट है जो बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आ जाइए गुजरात में गिर हो गया, कच्छ का रण हो गया, ब्लैकबक हो गया, ये गिर का हो गया राष्ट्रीय उद्यान। फिर आ जाइए नीचे महाराष्ट्र में पेंच हो गया, नवेगांव हो गया, सहाद्री हो गया। फिर एमपी में आ जाइए, चूंकि एमपी को हम लोगों ने क्या बताया था, इसे
टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है। पूरे भारत का 1/3 टाइगर यहीं पाया जाता है। तो एमपी में हो गया कान्हा, हो गया माधा, हो गया पेंच, हो गया पन्ना, हो गया पंचमढ़ी, बांधवगढ़ और सतपुड़ा। पेंच यही था जिसमें हम लोगों ने देखा था कि सबसे छोटा क्षेत्रफल में सबसे कम क्षेत्रफल वाला बाघ आरक्षित क्षेत्र पेंच ही है। तो क्या क्या हो गया एमपी में, कान्हा हो गया, माधा हो गया, पेंच हो गया, पन्ना हो गया, पंचमढ़ी, बांधवगढ़, सतपुड़ा। फिर उसके बाद आ जाइए एमपी के नीचे महाराष्ट्र देख लिए। उसके बाद आ जाइए कर्नाटक में। कर्नाटक में क्या हो गया, बांदीपुर, बन्नरघाट और राजीवगढ़। बांदीपुर, बन्नरघाट और राजीव गांधी। उसके बाद गोवा में एक है महावीर, जो ध्यान में रखेंगे, एक ही है महावीर। उसके बाद आ जाए केरल में पेरियार, शांत घाटी। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया। फिर पूर्वी घाट का कुछ बचा हुआ था तो सिर्फ से नीचे से उठा लीजिए। मिजोरम में डम्फा, मिजोरम के ऊपर मणिपुर में काबुल लामजाओ, उसके ऊपर अरुणाचल प्रदेश में नामदफा बर्मा। फिर आ जाइए इधर आसम में, आसम नहीं मेघालय में नोकरेक हो गया। फिर आसम में हो गया काजीरंगा, मानस, ओरांग। तो इस तरह से इसे आप फिगर के थ्रू याद करेंगे, ज़्यादा ही समझ में आएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इस तरह से याद करिएगा। एक बार बीच से ले लीजिएगा, आधा ऊपर आधा नीचे। अगर फिगर आपके माइंड में, तो आशा करते हैं सब आपको याद आते चल जाएगा। क्योंकि फिगर का तो हम लोग 2-3 क्लास ज्योग्राफी का जितना भी क्लास हो रहा है लगभग हम फिगर लेके ही चल रहे हैं। आशा करते हैं स्टेट भी सब आपको याद हो गया। कुछ जो थे लोग कह रहे थे कि सर आप स्टेट का नाम नहीं लिखते हैं। तो स्टेट का नाम आप इसलिए नहीं लिखते ताकि आपको देखते हुए आपको याद आ जाना चाहिए कि कौन सा स्टेट कहाँ है, तब आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने आज देखा वन्य जीव से संबंधित, वन्य जीव अभ्यारण्य देखा, राष्ट्रीय उद्यान देखा, तथा उनसे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सभी बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा किया। तो एक बार चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं। क्या है, सबसे ऊपर में क्या देखा जम्मू कश्मीर में, सलीम अली, दाचीग्राम, हेमिस और किचवार। सबसे ऊपर क्या देखा कश्मीर में, सलीम अली, दाचीग्राम, हेमिस और किचवार। उसके ठीक नीचे में क्या देखा, उत्तराखंड में देखा हम लोगों ने, हिमाचल प्रदेश में खीरगंगा, पिन घाटी। खीरगंगा, पिन घाटी, हिमाचल प्रदेश। ठीक उसके नीचे उत्तराखंड में क्या देखा, जिम कार्बेट, नंदा देवी, राजा जी। तो ऊपर से 3, पहला जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में हम लोगों ने क्या देखा, हेमिस देखा, सलीम अली, दाचीग्राम और किश्तवाड़। फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश में हम लोगों ने क्या देखा, खीरगंगा और पिन घाटी। उसके बाद उत्तराखंड में हम लोगों ने क्या देखा, जिम कार्बेट, राजा जी, नंदा देवी। ये 3 इधर से हो गया। अब 3 इधर ले लीजिए, कौन कौन, हरियाणा ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए और गुजरात ले लीजिए। तो हरियाणा में एक सुल्तानपुर। उसके बाद राजस्थान में आ जाइए, राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का, ठीक तो है, रणथंभौर, सरिस्का और घाना। 3 हो गया, रणथंभौर, सरिस्का और घाना। ठीक उसके नीचे गुजरात में आ जाइए, गिर, कच्छ का रण, ब्लैक बग। तो गुजरात में भी 3, गिर हो गया, कच्छ का रण हो गया, ब्लैक बग। तो ऊपर से 3 हम लोगों ने क्या देखा, हरियाणा में सुल्तानपुर देखा। उसके बाद ठीक उसके नीचे राजस्थान में हम लोगों ने देखा, सरिस्का देखा, रणथंभौर देखा और एक घाना देखा। ठीक उसके नीचे गुजरात में हम लोगों ने क्या देखा, गिर देखा, कच्छ का रण देखा और ब्लैक बग देखा। तो ये 3 हो गए। अब उसके नीचे 3 आ जाइए। 3 हो गया, कौन कौन ले लीजिए, ये महाराष्ट्र ले लीजिए, उसके बाद गोवा ले लीजिए और कर्नाटक ले लीजिए। तो गोवा, अब देख लीजिए महाराष्ट्र में क्या है, पेंच हो गया, नवेगांव हो गया, सहाद्री हो गया। कौन कौन हो गया, पेंच हो गया, नवेगांव और सहाद्री। ठीक उसके नीचे गोवा में महावीर हो गया। उसके नीचे कर्नाटक में क्या हो गया, बसे बांदीपुर, बसे बन्नरघाट और राजीव गांधी। तो हम लोगों ने 3 देखा। ऊपर से कौन कौन, महाराष्ट्र में देखा, क्या क्या देखा, पेंच देखा, नवेगांव देखा और सहाद्री देखा, याद हो गया। गोवा में एक महावीर देखा। फिर कर्नाटक में बसे बन्नरघाट और बसे बांदीपुर और एक और क्या देखा, राजीव गांधी। तो फिर 3 है, हल्का हल्का। फिर उसके बाद नीचे से 3 लीजिए। अब बच गया केरल। तो केरल में परियार और शांत घाटी 2 ही है। केरल में, केरल तमिलनाडु को एक साथ ले लेंगे। केरल में क्या, पेरियार और शांत घाटी। तमिलनाडु में क्या है, तमिलनाडु में मन्नार घाटी और इंदिरा गांधी। तो नीचे से 2 केरल में पेरियार और शांत घाटी, तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी और एक इंदिरा गांधी, 2 है। ठीक उसके ऊपर में आइए, ऊपर में हम लोग लेते हैं किसको, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को। आंध्र प्रदेश में क्या है, नागार्जुन सागर। इसका तो हम लोग इतना चर्चा किए कि याद हो गया होगा, क्योंकि यही नागार्जुन सागर है, जहां पर क्या हुआ, सबसे बड़ा भारत का जो क्षेत्रफल में बाघ रिजर्व यहीं पर है, नागार्जुन सागर, जो नल्ला मलाई श्रेणी में स्थित है। तो नल्ला मलाई हो गया और पालकोंडा, ये तो 2 आपको यहाँ पर हो गया। पालकोंडा की चर्चा हम लोग पिछले क्लासों में भी किए। तो आंध्र प्रदेश में
क्या हो गया, नल्ला, ये नागार्जुन सागर और पालकोंडा। उसके ऊपर उड़ीसा में जाइए, भीतरकनिका। भीतरकनिका की चर्चा हम लोग काफ़ी किए, जिसमें क्या होता, ओलिवर रिडले जो कछुआ है उसका शरण स्थल भीतरकनिका यही क्षेत्र है, जो क्या 3 किलोमीटर लंबा 250 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र है, जो क्या ओलिवर रिडले का शरण स्थली क्षेत्र भीतरकनिका। तो उड़ीसा में भीतरकनिका, चिल्का, सिमलीपाल और सतकोसिया कौन कौन हो गया उड़ीसा में, भीतरकनिका, सिमलीपाल, सतकोसिया और चिल्का। तो ये हो गया। नीचे से कौन कौन, महाराष्ट्र हो, आंध्र प्रदेश हो गया और उड़ीसा हो गया। पश्चिम बंगाल में एक ले लीजिए, सुंदरबन और बुक्सा। उसके बाद इधर से हम लोग 3 ले लेते हैं, किसको किसको, झारखंड, बिहार और यूपी। झारखंड में एक है बेतला है, यूपी में क्या है, बिहार में वाल्मीकि, ध्यान में रखेंगे जो पूछता है। उसके बाद यूपी में क्या हो गया, दुधवा, चंद्रप्रभा, पीलीभीत। तो बिहार, झारखंड और यूपी। यूपी में हम लोगों ने क्या देखा, दुधवा, पीलीभीत और चंद्रप्रभा। दुधवा, चंद्रप्रभा, पीलीभीत। ठीक उसके बगल में बिहार में वाल्मीकि, झारखंड में बेतला। तो ये 3 हो गया। अब बच गया क्या है, सिर्फ मध्य प्रदेश, बीच वाला भाग को। अब चूंकि बीच में है, थोड़ा बड़ा भी है, इसलिए इसे एशिया का टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। इसमें कौन कौन हो गया एमपी में, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कान्हा, माधव, पेंच, पन्ना, पंचमढ़ी, बांधवगढ़ और सतपुड़ा। कौन कौन हो गया, कान्हा हो गया, उसके बाद माधव हो गया, पेंच हो गया, पन्ना हो गया, पेंच, पन्ना, कान्हा, माधव और नीचे से 3 हो गया पंचमढ़ी। तो प से क्या, पेंच, पन्ना, पंचमढ़ी और बांधवगढ़ और सतपुड़ा। ये हो गया एमपी में। अब पूर्वी क्षेत्र में बच गया, तो पूर्वी क्षेत्र को ले लीजिए। पहले ले लेते हैं मिजोरम में एक डम्फा, मिजोरम के ऊपर मणिपुर, मणिपुर में काबुल लेमजाओ एक, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा बर्मा, उसकी भी चर्चा किए कि जो एशिया का सबसे ऊंचाई क्षेत्र पर स्थित, सबसे ऊंचाई क्षेत्र पर बाघ रिजर्व यही नामदफा बर्मा है। उसके बाद असम में ले लीजिए काजीरंगा, मानस और ओरांग, ये आपको जानते ही होंगे। तो असम में क्या क्या हो गया, काजीरंगा, ओरांग और ये मानस, 3 है जो इंपॉर्टेंट है, पूछता है। तो मेघालय और असम को एक साथ लेंगे, मेघालय में नोकरेक और असम में जो अभी देखें काजीरंगा, मानस और ओरांग। मेघालय में एक नोकरेक, उसके बाद सिक्किम में एक आध रखेंगे कंचनजंगा। तो इस तरह से आप 3-3 बनाकर याद करिए, बिल्कुल याद हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको हमारा क्लास अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।